हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 7 मंथ से कम 70 बार ये न्यूज आ चुकी है अब एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। कभी दिसंबर में, कभी मार्च में। एंड The second most valued brand in India, amongst the top 10 in terms of global valuable brands. फाइनली अब जाकर के इस फाइनेंशियल ईयर्स में यानी कि मई 2022 में आने वाला है एलआईसी का आईपीओ। सो इस वीडियो में हम पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एंड एलआईसी के आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले। बट उसके पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं। एलआईसी नेशन बिल्डर है। एलआईसी ने इंडिया को बिल्ड करने में लास्ट 60 to 70 ईयर्स में जितना कंट्रीब्यूट किया, मुझे नहीं लगता किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कंट्रीब्यूट किया होगा। मैं आपको ये डेटा में भी दिखाऊंगा और इसको हम एनालिसिस में भी देखेंगे। सो हम कवर करने वाले हैं एलआईसी का बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, उसके बाद वैल्यूएशन इसकी क्या है और फ्यूचर आउटलुक कैसा है, एंड फाइनली पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, along with ग्रे मार्केट प्रीमियम। और लास्ट में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू एक्स फैक्टर्स ऑल्सो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को एग्जैक्टली एलआईसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत है, बट फिर भी हम कंपनी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि एलआईसी इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन द इंडिया। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि ये लार्जेस्ट है, इससे बड़ा फिलहाल के लिए कोई नहीं। और मार्केट शेयर के मामले में 66% का मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम। और अगर आप एलआईसी के साइज का अंदाजा लगाना चाहते हो तो जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा 39 लाख करोड़ का एसेट मैनेजमेंट करती है एलआईसी। इसलिए एलआईसी का साइज, एलआईसी का वैल्यू, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और एलआईसी सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, इंडिया के अलावा फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, इन सारे देशों में भी एलआईसी ऑपरेट करती है। आप इस पर्टिकुलर टेबल से समझ सकते हो कि क्यों मैंने कहा कि एलआईसी नेशन बिल्डर है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप वहां पे देखोगे तो ये दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वहां इंश्योरेंस की, जिनका पूरी कंट्री में मार्केट शेयर 2020 तक लगभग 8 से 10% की रेंज में है। वहीं चाइना में जो दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर 20 से 21% का है। इंडिया में एलआईसी का अकेले का मार्केट शेयर 64% का है। 2016 में ये 71% का था, आज ये 64% का है। तो यहां पे डाउन टर्न है, लेकिन फिर भी ह्यूज नंबर है, ह्यूज नंबर। मतलब एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का इंश्योरेंस, अगर कंपनी के साइज वाइज हम देखें कि दुनिया के जितने भी सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी है उसमें एलआईसी का नंबर कहां पे आता है। एलआईसी इज रैंक्ड 5th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 10th इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट। सो आप अंदाजा लगा सकते हो एलआईसी कंपनी का। सो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके बिजनेस मॉडल में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप कंपनी पे क्लियरली ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल है क्या? बेसिकली एलआईसी के बिजनेस मॉडल में अगर आप देखोगे तो सपोज करो ये पर्सन है, इसको एलआईसी इंश्योरेंस देता है ना, इंश्योरेंस देता है और उसके बदले में प्रीमियम लेता है। और अगर इस पर्सन को कुछ हो गया, सपोज करो ये पर्सन डेड हो गया, तो एलआईसी इसको जो इनकी मैच्योरिटी होती है वो पैसा इनकी फैमिली को या फिर इनके नॉमिनी को मिल जाता है। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है एज अ इंश्योरेंस। लेकिन एलआईसी के पास एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि ये आपको मैच्योरिटी पे भी पैसा देता है ना, प्लस इंश्योरेंस भी देता है। तो ये मिक्स है ना, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस है, ये प्लस इंश्योरेंस है। पहले के लिए ये ठीक था। जब 1950s में एलआईसी था तब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था, और जो थोड़ा बहुत लोग पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट भी करते थे उन्हें लगता था यार मुझे वापस मिल जाए। लेकिन आज इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जहां पे आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अलग, इंश्योरेंस अलग। बट फिलहाल एलआईसी का जो बिजनेस मॉडल है वहां पे इंश्योरेंस प्लस एलआईसी है। इसके अलावा वो टर्म इंश्योरेंस भी देते हैं, बट मेनली इनका मिक्स्ड है। मैच्योरिटी पे पैसा भी मिलता है और प्लस इंश्योरेंस है। तो आई होप आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। बट इसी बिजनेस मॉडल में एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोकेश ये प्रीमियम का पैसा लेते हैं और फिर वापस करते हैं, मैच्योरिटी का अमाउंट भी देते हैं, बट ये पैसा कहीं से अर्न करते होंगे, उस पैसे का कुछ यूज करते होंगे। तो यस, ये पैसा डालते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे देखेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 25% ये इक्विटी में डालते हैं, इक्विटी यानी शेयर मार्केट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दे ओन 4% ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया एंड मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन आरबीआई। आरबीआई से ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड तो एलआईसी के पास है। ये फिलहाल इस बिजनेस मॉडल में क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस यही है कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, द मार्जिन इन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज लो। ये खुद भी कंपनी एक्सेप्ट करती है कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट अगर हम दोनों देंगे ना तो मार्जिन लो हो जाते, तो इसमें कंपनी का भी लॉस हो रहा है नेट में, और लॉन्ग टर्म में यूजर्स को बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाते। पहले के लिए सही था, मैं फिर से बता रहा हूं, 1950s के हिसाब से दिस वॉज परफेक्ट, बट आज 2022 के हिसाब से
आई डोंट थिंक सो इट इज परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ही मुझे एक प्रॉब्लम है बिजनेस मॉडल का पहला व्यू कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब इसी बिजनेस मॉडल में जैसे कि मैंने बताया था कि ये अपना पैसा रखते कहाँ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो कितना पैसा रखते हैं जरा ये हम दो लेटेस्ट डेटा देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, और क्योंकि बाकी डेटा ऑलमोस्ट इनलाइन ही है। जैसे कि आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 37% पैसा इन्होंने रखा है। मतलब LIC के पास अगर 100 रुपया है तो 37% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखा हुआ है सेंट्रल वाली, और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगभग 24%। यानी कि आप यहां पे देख सकते हो लगभग 60% पैसा इनका बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में रखा हुआ है। लोन भी इन्होंने कुछ पार्ट दिया है लगभग 3%। इसके अलावा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में लगभग 25% पैसा इनका शेयर मार्केट। अब ये स्क्रीनर की वेबसाइट पे देख सकते हो कि कितनी सारी कंपनियों में LIC ने इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, डिविज लैब है, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, डॉक्टर रेड्डीज है। LIC ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो अब आपको इसका बिजनेस मॉडल तो क्लियरली समझ में आ गया, लोगों को इंश्योरेंस देना और उस जो पैसा मिलता है उसको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करना। और आप देख रहे हो चूंकि इसका ज्यादा पैसा गवर्नमेंट की चीजों में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था कि LIC इज एक्चुअली नेशन बिल्डर। बट LIC की ओनरशिप किसकी है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट की फुल ओनरशिप है। अगर आप देखोगे तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब कुछ ये पूरा गवर्नमेंट ही ओन करती है। एक क्वेश्चन और आपका हो सकता है कि LIC IPO लेकर के क्यों आ रही है। आपको इसके लिए बजट का मेरा एक वीडियो है, जैसे हमारे इंडिया का बजट होता है, अगर हमें 100 रुपया खर्च करना है ना, नेशन को बिल्ड करने में, तो ये 100 रुपया आएगा कहां से। तो ये 100 रुपया लाने के लिए कुछ पैसा, मान लो कि एक सर्टेन पैसा जो है X% टैक्स के थ्रू आता है, लेकिन सर्टेन परसेंटेज जो है वो लोन लेती है ना। अब इस लोन को चुकाए कहां से गवर्नमेंट, तो इस लोन को चुकाने के लिए LIC का जो IPO का जो पैसा आएगा IPO का, वो गवर्नमेंट इसको लोन के चुकाने में इस्तेमाल करेगी। तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है LIC का IPO लेकर के आने का। मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बजट वाला वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये पार्ट तो हमने देख ही लिया कि LIC इज द लार्जेस्ट एंड 64% इसका अप्रोक्सीमेटली मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। लेकिन फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का। अगर ये ऑलरेडी इतनी बड़ी जायंट है, LIC इतनी बड़ी ऑलरेडी है, तो इसमें ग्रोथ क्या होगी और आगे कितना ग्रोथ का आउटलुक है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फिलहाल इंडिया का खुद का ग्रोथ कितना बड़ा प्लान्ड है। सो ये जो टेबल है आप यहाँ पे देख सकते हो, USA जैसी इकोनॉमी जो है उसकी GDP की अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 2019 से 2025 तक प्लान्ड है 0.6%, चाइना 3.5%, इंडिया 7.0%। वर्ल्ड में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 7.0% के साथ इंडिया। और ऐसा भी नहीं कि हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है और यहाँ से हम ग्रो करके इतने हो जाएंगे। अभी हमारी इकोनॉमी ही बहुत बड़ी है और उसमें भी बहुत बड़ा जंप हम करने वाले, भी फास्टेस्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है लोगों की अवेयरनेस, लोगों का खर्चा करने का तरीका, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। अब 1950 में अगर आप किसी को बोलते भाई टर्म इंश्योरेंस ले लो, अगर आप डेथ हो गए तो आपकी फैमिली को ये मिलेगा, तो बोलेगा भाई खाने को नहीं है, क्या टर्म इंश्योरेंस ले लो। लेकिन आज 2022 में ऐसा नहीं है, और खास करके कोविड के बाद अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो मेरी फैमिली को कवर मिलना चाहिए। सो क्या ये सिर्फ स्टोरी है, डेटा में कहीं तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो लेट मी शो यू द डेटा ऑल्सो। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये बैंक डिपॉजिट जो है, ग्रीन वाला जो मार्किंग है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैंक डिपॉजिट 2019 में जितने हुआ करते थे और यहाँ पे FY 2021 तक बैंक डिपॉजिट में गिरावट है। लाइफ इंश्योरेंस फंड जरा ये देखते हैं, ग्रे वाला एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो 16 से ये 19% की तरफ बढ़ चुका है। FD जैसे जो एरियाज हैं वहां पे क्लियर कट डिक्रीमेंट दिख रहा है। दूसरे एंगल से अगर आप देखना चाहोगे कि प्रीमियम की ग्रोथ क्या है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 2007 से 2011 तक जो प्रीमियम की ग्रोथ थी वो लगभग 17% के हिसाब से बढ़ रही थी। वहीं ग्रोथ जो है थोड़े टाइम के लिए इसमें एक ठहराव था, यानी कि 2012 से 2014 की रेंज में, लेकिन 2015 के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से इसमें ग्रोथ ही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और लगभग 12-15% की रफ्तार से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और क्यों ग्रो कर रही है, इसका रीजन क्या है, जैसे कि मैंने बताया GDP पूरी तरह से ग्रो कर रही है, प्लस पहले से जो इंडिया में पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का वो हार्डली 4% है, हार्डली 4% है। आप सोचो कितना बड़ा स्पेस अभी बचा हुआ है कवर करने के लिए। आप ये चार्ट से भी अंदाजा लगा सकते हो कि पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कितना है, मैक्स टू मैक्स 4% का है इंडिया में अभी 2021 के हिसाब से। आप यहाँ पे देख रहे हो ये इंडिया का डेटा है। सो बाकी कंट्रीज के मामले में अगर हम देखें, मेन देखते हैं यूनाइटेड स्टेट को 12% का पेनिट्रेशन है, जबकि इंडिया
इंडिया इस लिस्ट में कहीं है ही नहीं। आप देख रहे हो बहुत कम है, 4% से भी कम हमारा पेनिट्रेशन है। तो हमारा अगर डबल भी होना है इंश्योरेंस यहाँ से, तो भी LIC के पास एक बहुत बड़ा स्पेस है कवर करने के लिए, या इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक बहुत बड़ा स्पेस है कवर करने के लिए। सो ये फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री तो बहुत क्लियर हो गया, कभी और भी बड़ा स्पेस है कवर करने के लिए। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि अपने पोर्टफोलियो में जरूर एक इंश्योरेंस कंपनी रखिए। कॉम्पिटिटर को देख लेते हैं, वहां से आप आइडिया ले लोगे कि कौन सी कंपनी आप रख सकते हैं। मे बी LIC रख सकते हो या फिर और भी दूसरी रख सकते हैं। और ये DRHP से मैंने निकाला हुआ है। डिजिटाइजेशन भी इनके लिए ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट कैटलिस्ट है, कि जैसे जैसे इंडिया में डिजिटाइजेशन बढ़ते जा रहा है, कि पहले एक प्रीमियम लेने के लिए गांव खेड़े में जाना पड़ता था, एक पर्सन होता था, वो जाता था और फिर लोगों को LIC बेचता था। लेकिन आज जैसे पॉलिसी बाजार है या फिर इंटरनेट पे और भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बंदा यहीं पे जाता है और यहाँ से ऑनलाइन ही ले लेता है सारी चीज़ें। इसकी वजह से भी नया सेट ऑफ ग्रोथ इनका मानना है कि आएगा। अब इंडिविजुअल एजेंट जो है, लास्ट 5 ईयर का CAGR अगर आप देखोगे चैनल मिक्स वाइज, इंडिविजुअल जो है एजेंट्स जो है उनमें 10% का ग्रोथ आया है CAGR वाइज। कॉर्पोरेट एजेंट्स में 20% का, वहीं डायरेक्ट बिजनेस यानी ऑनलाइन लगभग 27% के CAGR से ग्रो कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स, आप इन पे जरा फोकस करो, इनका डायरेक्ट बिजनेस काफी ज्यादा है, खास करके SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ का 62 एंड 50%। यहाँ पे जो है LIC फिलहाल अभी कवर करना इसको बाकी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादातर जो है डायरेक्ट बिजनेस यानी ऑनलाइन ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि LIC के पास जैसा हमने देखा था 13 लाख एजेंट्स हैं। इनका मेन फोकस एजेंट ही रहता है और ये इनके लिए फायदे की बात भी है और एक तरह से फ्यूचर में नुकसान की बात भी है। आप जरा ये डेटा देखो यहाँ से, फ्रॉम फिजिकल 2016 टू 2021 द टोटल प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंक्रीज्ड एट द CAGR ऑफ 18% से ग्रोथ हुई है, वाइल आवर कॉर्पोरेशन total premium in India increased at 9% CAGR for the same period। तो यहाँ पे जितने रफ्तार से पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उतनी रफ्तार से फिलहाल ये ग्रो नहीं कर रही। जैसे कि हम देख रहे थे एजेंट वाला पॉइंट, अवर इंडिविजुअल एजेंट प्रोक्योर मोस्ट ऑफ अवर इंडिविजुअल न्यू बिजनेसेस प्रीमियम। तो ये इनके लिए वरदान भी है एजेंट्स, और ये इनके लिए एक ग्रोथ के लिए हर्डल्स भी हैं कि एजेंट्स की वजह से ये ऑनलाइन ज्यादा पुश नहीं कर पाते। अगर ऑनलाइन बहुत पुश करेंगे तो एजेंट्स को नुकसान होगा। एजेंट का कमीशन जो उनको मिलता है 2%, 3% या 4% जो भी मिलता होगा वो कटेगा, तो फिर कोई LIC का एजेंट क्यों बनना चाहेगा। तो ये इनके लिए एक दुविधा वाली सिचुएशन है। जबकि दूसरी कंपनियां पुश ज्यादातर ऑनलाइन ही कर रही हैं, वो शुरू से ही उस पर फोकस्ड करना चाहती हैं। सो बैलेंस शीट वाइज अगर आप देखोगे, ये नंबर्स वैसे बहुत बड़े हैं और ये सारे नंबर्स मिलियंस में, सो आप ये नंबर वाइज कंपेयर कर सकते हो। ये पूरा फुल ईयर का डेटा है, इसको आप देखो मार्च 2019, 20 और 21। तो इसमें इंक्रीमेंट तो है 33, 34, 37। वहीं प्रॉफिट में 26, 27 एंड 30 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। प्रॉफिट में ग्रोथ क्लियरली है, बट यही है कि थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है ना, हार्डली कुछ परसेंटेज से ही ग्रोथ है। और ये 6 मंथ 9 मंथ्स का डेटा है, तो आप इसके लिए फिलहाल इग्नोर करते हैं, इस पे फोकस नहीं करते। सो IPO जो है फेस वैल्यू 10 पे आने वाला है। IPO का प्राइस 900 से 950 रुपया रहने वाला है। 15 शेयर का एक लॉट होगा, NSE BSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है। 21,000 करोड़ का आने वाला है। और LIC अपना 3.5% कंपनी का ही डाइल्यूट कर रही है, यानी कि 96.5% अभी डाइल्यूट नहीं होगा, सिर्फ 3.5% कर रही है और 3.5% का 21,000 करोड़ मार्केट से उठा रही है। इसके अलावा रिटेल डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो 45 रुपए का, यानी कि अगर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए डिस्काउंट है, एम्प्लॉय अगर कोई है LIC का तो उसके लिए डिस्काउंट है, और आई थिंक पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी डिस्काउंट है। ये मैं आपको एक यूनिक चीज बता देता हूं यहाँ पे, ये एक हमारा एक्स फैक्टर है कि एक पैन कार्ड पे आप 2 IPO अप्लाई कर सकते हैं, एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर या एम्प्लॉय या तो फिर पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल इन्वेस्टर, आप दोनों कर सकते हो। यानी कि पॉलिसी आपके पास है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो डिस्काउंट वाला पार्ट, प्लस आप रिटेल वाला पार्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत यूनिक है इस पर्टिकुलर IPO में। इसके पहले ये फैसिलिटी किसी भी IPO में ऐसा नहीं थी कि एक बंदा एक पैन कार्ड पे 2 अलग अलग एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो। सो ये LIC का जो IPO ओपन होगा वो 4 मई को होगा, क्लोजिंग 9 मई को हो जाएगी, अलॉटमेंट 12 मई को होगा, रिफंड जो है 13 मई को इनिशिएट हो जाएगा, 13-14 मई तक आपका आ जाएगा। शेयर्स जो है 16 मई को आपको अलॉट हो जाएंगे और IPO की लिस्टिंग 17 मई को हो जाएगी। एंड फाइनली 17 मई को IPO
लिस्ट हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 45 रुपीज का डिस्काउंट है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपीज का डिस्काउंट है। पोस्ट दिस इशू 96.5% ही प्रमोटर्स के पास रह जाएगी। सो यहाँ पे एक और एक्स फैक्टर है कि अगर 96.5% अभी भी प्रमोटर्स के पास है, यानी कि फ्यूचर में 21.5% और उतारना पड़ेगा शेयर्स, यानी कि OFS के थ्रू। क्यों? क्योंकि 3 इयर्स में प्रमोटर्स को 75% तक अपनी होल्डिंग पहुंचानी होगी। 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम यहां पे सपोज करो 900 रुपए का शेयर ले रहे हैं, कल को जैसे ही ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो LIC अपना बचा हुआ हिस्सेदारी भी उतारेगी ना, तो ये फिर से शेयर नीचे चले जाएंगे। करेक्ट? OFS हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में ही आता है ना। अगर OFS महंगे प्राइस में आएगा तो लोग यही सोचेंगे ना, अगर महंगा ही आ रहा है तो अब शेयर मार्केट से ना खरीद लूं मैं, यहाँ पे तो सस्ते में मिल रहा है। तो इसीलिए ये OFS जो होते हैं वो शेयर प्राइस जो होता है मार्केट के उससे थोड़ा सा सस्ते में ही आते हैं, ताकि लोग अप्लाई करें। सो सिर्फ थोड़ा पार्ट, अगर ये LIC का साइज है और उसमें से 25% डाइल्यूट करना है, तो अभी LIC सिर्फ इतना पार्ट डाइल्यूट कर रहा है, यानी 3.5%। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगा या फिर आपको लगता है अरे यार मुझे LIC का शेयर मिला ही नहीं, अभी और 21.5% आएगा मार्केट में, तो उसके थ्रू आप एंट्री ले लेना। बट भागा दौड़ी में आप किसी भी अनाप शनाप प्राइस में इसको मत लेना, वरना आपका लॉस होगा और ये ऐसा ना हो कि नया पेटीएम साबित हो जाए। अब ये देखिए आप, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी ही है। इट इज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग 86%। अब देखो इसका करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, 113 रुपया, लेकिन इसका बुक वैल्यू कितना है, 214 रुपए का। वहीं अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे 136 रुपए की मतलब भाई मिनिमम 214 या 136 के ऊपर तो इसका शेयर प्राइस होना चाहिए, लेकिन 113 का ही फिलहाल ये मिल रहा है। अब इसके कंपनी के ऊपर ना कोई कर्जा है, रिजर्व भी अच्छा खासा है। अब ये देखो, कंपनी दिसंबर 2017 में लिस्ट हुई थी, अराउंड शेयर प्राइस जो था उस वक्त इसका 350 की रेंज में, लेकिन वहां से ये नीचे ही जा रही है, जबकि इसकी वैल्यू सब कुछ अच्छी है, फिर भी नीचे जा रहा है। लेकिन उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, ये OFS में कैसे कंपनियां फंस जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स का डेटा कंपनी का साल दर साल ऊपर ही जा रहा है। 2013 में जितना सेल्स था वर्ष 2021 में, प्रॉफिट 2013 में अगर 1000 करोड़ का था तो आज लगभग 1600 करोड़ का है। तो सब कुछ तो बढ़िया जा रहा है, फिर शेयर प्राइस नीचे क्यों जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जब इसको उतारा था शेयर मार्केट में, तब उस वक्त उन्होंने सिर्फ थोड़ी हिस्सेदारी उतारी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट में सिर्फ 15% उस वक्त उतारा था, है ना, और 85% गवर्नमेंट के पास ही रह गया। अब क्या हो गया, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से अभी तक 3 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक इनके पास 85% है। और FIS DIS यहाँ पे जो थे वो पुराना अपना शेयर होल्डिंग मेंटेन करके बैठे हैं कि जब शेयर प्राइस आएगा तो निकलेंगे। अब यहाँ पे कैच क्या है, देखो कैच ये है कि फिर शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इन सबको पता है, FIS DIS सबको पता है, इनको OFS लेके आना ही पड़ेगा। और OFS लेके आना है मतलब जो करंट मार्केट का शेयर प्राइस है उससे नीचे ही लेकर के आएंगे ना। अब अगर OFS अपना जो 10% हिस्सेदारी भी और कम करनी है, 85 है 75 पे लेकर के आना है, तो अपनी 10% हिस्सेदारी कम करनी है। ये कम करने के लिए इनको जो 10% हिस्सा बेचना पड़ेगा, अगर सोचो ये कर को बोलते 150 रुपए में बेचूंगा तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सब बोलेंगे मार्केट में 113 रुपए में मिल रहा है तो मैं तुमसे 150 से क्यों खरीदूं? तो इनको 80, 90 या 100 में लाना पड़ेगा, मार्केट से सस्ते में लाना पड़ेगा। तो सबको पता है कि ये माल उतरने ही वाला है मार्केट में, आज नहीं तो कल सेबी के रूल के हिसाब से उतरना ही है, क्योंकि 3 साल भी कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने हाल ही में सेबी से परमिशन मांगी थी कि कोविड की वजह से हम अपना ये उतार नहीं पाए, मार्केट डाउन था, अब आप हमें अलाउ कर दीजिए, अब हम उतारेंगे, हमें थोड़ा सा 6 महीने का और टाइम दीजिए। तो 6 महीने के अंदर उतरने ही वाला है ये और सस्ते में उतरेगा। तो लोग यहाँ पे शांति से वेट कर रहे हैं। जब ये 80-90 में इनको मिल जाएगा तब उसके बाद ये देखेंगे कि फिर आगे ये शेयर भागना शायद शुरू हो। तो इस तरीके से OFS के चक्कर में ये डेडलॉक कंडीशन में फंस जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि LIC का भी इस तरीके से फंस जाए कि 900 रुपये में जिन्होंने लिया है, अब मान लो शेयर हो गया 600 रुपये का, आने वाले 2 सालों में अगर नीचे उतरा 10-20% भी नीचे गिरा, मान के चलो, एक कंडीशन में बता रहा हूँ, तो जब 3rd ईयर में आप रहोगे तो आप क्यों खरीदोगे 600 को? आपको मालूम है कि अगर इसको 600 का शेयर प्राइस मेंटेन्ड है ना, तो गवर्नमेंट को जो नया शेयर जो उतारना है 21.5%, वो इसे सस्ते में उतारेगी, तो वहां से मैं ले लूंगा, मैं इसको क्यों खरीदूं अभी? तो इस तरीके से OFS का इशू होता है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानते रहो। इसको एक्स फैक्टर मैंने शुरू में भी कवर किया था, बट मैंने यहाँ पे रिपीट भी कर दिया। दिस विल गिव यू अ होल पर्सपेक्टिव कि मार्केट में LIC के और शेयर्स उतरेंगे, और ये भी एक कारण बनेगा कि LIC का शेयर बहुत तेज नहीं भागेगा।
अब आ जाते हैं वैल्यूएशन वाले पार्ट पे। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, जो 900 का इनका शेयर प्राइस है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 190 के पीई पे, यहाँ पे मैंने मिनिमम वाला पार्ट लिया, अगर आप 950 लोगे तो लगभग 200 का पीई बन जाएगा। वहीं जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप देखोगे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इनका जो पीई है फिलहाल के लिए वो है 81। एसबीआई लाइफ का 81 है, एचडीएफसी लाइफ का 94 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 81 है। तो यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वो हाई प्रीमियम डिमांड तो कर रही हैं, है ना, लेकिन एलआईसी 200 का पीई डिमांड करे। बट यहां पे एक कैच है, सिर्फ पीई नहीं देखना होता है ना। एलआईसी इंश्योरेंस के सेगमेंट में पीई उतना वैल्यूएबल नहीं होता, उससे ज्यादा वैल्यूएबल होता है एम्बेडेड वैल्यू। अब ये एम्बेडेड वैल्यू समझने के लिए आपको बिजनेस मॉडल को एक अलग एंगल से देखना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे फोकस करिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है ये एम्बेडेड वैल्यू। सो देखो, सपोज करो आज एक पर्सन ने अपना एलआईसी लिया, इंश्योरेंस लिया, है ना, एलआईसी को उसने 1000 रुपए भरे और उसके बदले में 1 लाख का कवर उसको मिल गया। अब आज एलआईसी ने 1000 रुपया तो ले लिया, अब ये अगले 20 साल तक इसको कवर करेगी, है ना, अगले 20 ईयर्स तक। और एलआईसी को पैसा हजार ये ऐसे समझ लो कि आता रहेगा हर साल पे हजार रुपया। लेकिन अगर दूसरे साल में ही इस बंदे को कुछ हो गया, सपोज करो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, तो एलआईसी को तो पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को। तो प्रॉफिट जो है ऐसा नहीं देख सकते ना कि 1000 रुपया मिल गया अब ये चलो प्रॉफिट हो गया, नहीं, जब तक ये पूरा 20 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि पक्का प्रॉफिट हुआ। अगर ये 20 ईयर पूरा कंप्लीट हो जाता और आपके सारे पैसे आ जाते बट इस बंदे को कुछ ज्यादा नहीं होता तो आपके लिए प्रॉफिट है, एल्स नहीं। तो आपका प्रॉफिट फ्यूचर में कहीं है, अभी नहीं है। अभी आपको प्रीमियम भले मिल रहा है बट प्रॉफिट अभी नहीं है, तो इसलिए इसको एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है कि आज अगर 10,000 लोग प्रीमियम भर रहे हैं तो इसमें से मिनिमम 3000 ऐसे होंगे जो वैल्यू लेंगे, बचे हुए 7000 को अनफॉर्चुनेटली कुछ होगा नहीं और तब एक्चुअल प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का बिजनेस है। जबकि अगर आप दूसरे बिजनेसेस देखोगे, जैसे शॉप में अगर आपके पास 100 केजी पोटैटो है, आपने इसको सेल किया तो आपको जो पैसा मिला वो इमीडिएट उस दिन का प्रॉफिट हो गया, तो वहां पे पीई देखना काम का होता है। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसमें फ्यूचर में वैल्यू छुपी हुई हो तो वहां पे एम्बेडेड वैल्यू देखा जाता है। और ये इंश्योरेंस के मामले में आज आपने कितना इंश्योरेंस बेचा है उसके हिसाब से आपका फ्यूचर का एम्बेडेड वैल्यू देखा जाता है। तो पीई पे फोकस इतना ज्यादा नहीं करना है। तो अब हम सबका एम्बेडेड वैल्यू देखेंगे, अलग अलग अदर कंपनियों का एम्बेडेड वैल्यू एक बार देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम फोकस करें, एसबीआई लाइफ का जो एम्बेडेड वैल्यू है ये नंबर बिलियंस में है, 333 है। वहीं एचडीएफसी लाइफ का एम्बेडेड वैल्यू 266 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का एम्बेडेड वैल्यू 291 है। अगर इसका एम्बेडेड वैल्यू इतना है, एम्बेडेड वैल्यू को अभी के लिए मान के समझ लो कि ओरिजिनल वैल्यू अगर इतना है, मार्केट इसको कितना दे रहा है? मार्केट इसको दे रहा है 1.1 लाख करोड़, यानी कि 3 to 4 टाइम्स। वहीं एचडीएफसी लाइफ को भी 3 to 4 टाइम्स दे रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी ऑलमोस्ट 2.5 to 3.5 दे रहा है। जबकि एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 5.4 लाख करोड़, ठीक है। और अगर 3.5% 21,000 में जा रहा है ना, 21,000 में ये उतार रहे हैं, तो अगर पूरा 100% का वैल्यूएशन देखोगे तो लगभग 6 लाख करोड़ का आता है। तो सोचो एलआईसी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है 6 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे, वहां उसकी एम्बेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ है, यानी कि एलआईसी सिर्फ अपने एम्बेडेड वैल्यू से 1.1 डिमांड कर रहा है। जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं अपने एम्बेडेड वैल्यू के। तो इस हिसाब से एलआईसी का आईपीओ जो है वो कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज काफी सस्ता होगा। और इसी चीज को मैं आपको एक आर्टिकल के थ्रू भी एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूं। LIC valuation may be among the cheapest of global peers. So आप यहाँ पे देख सकते हो domestic insurance firms like HDFC Life Insurance, SBI Life Insurance currently trading at 4.5 times, 3.1 times to their embedded values, while ICICI Prudential is at 2.5 times. जबकि LIC का embedded value अगर आप देखोगे 5.4 लाख करोड़ का है और valuation जो मांग रहा है LIC वो सिर्फ 6.0 यानी कि 6 लाख करोड़ का डिमांड कर रहा है, यानी कि 1.1 ऑफ एम्बेडेड वैल्यू। सो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर आप ग्लोबल प्लेयर्स को देखोगे कंपैरिजन में,
ये जो एक कंपनी है पिंग एंड इंश्योरेंस 0.54 के वैल्यूएशन पे है, एम्बेडेड वैल्यू, याद रखना एम्बेडेड वैल्यू, पी पे हम फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं। पी वाइज अगर आप देखोगे तो LIC का पी काफ़ी महंगा आपको दिखाई देगा, है ना। AIA ग्रुप जो है 1.58 के वैल्यूएशन पे जा रहा है। अलायंस से रिंग ये 1.89, चाइना लाइफ इंश्योरेंस 0.21, LIC 1.1, SBI लाइफ का 3.1 टाइम, ICICI का 2.9 और मैक्स का 2, और LIC आ रहा है 1.1 पे ऑलरेडी। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, अगर LIC का शेयर प्राइस 900 रुपये का है और ये ऑलरेडी 1.1 पे आ रहा है, जबकि ग्लोबल प्लेयर्स को देखो कितने एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, एवरेज अगर आप निकालोगे तो 1.2 या 1.3 ही बनेगा, करेक्ट है। तो LIC के पास और ऊपर जाने का कितना चांस है? बहुत कम, हार्डली 10%, इससे ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ग्लोबल के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 3 और 4 पे कर रहे हैं। अगर हम HDFC लाइफ और ICICI और SBI से करें तो भाई 2.4 तक तो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो एम्बेडेड वैल्यू है ICICI की जो सबसे कम है वो 2.4 है और अभी LIC आ रहा है 1.1 पे, तो 2.4 तक तो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 100% का गेन बनता है। लेकिन मुझे डाउट है कि इतने हाई वैल्यू पे ये ट्रेड भी करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1.2 या 1.3 पे ही रुक जाएगा, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो इतने बड़े प्लेयर्स इस पे ही ट्रेड कर रहे हैं और इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, बट ये देखते हैं आगे कैसा होगा। बट आप वैल्यूएशन का पूरा गेम समझ गए कि जो इसका एम्बेडेड वैल्यू है वो 1.1 पे आ रहा है और अभी भी थोड़ा स्कोप है, मैक्स टू मैक्स ये 2 तक जा सकता है। तो हो सकता है अगर 2 तक जाए तो 60, 70, 80% का ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर ये ग्लोबल प्लेयर के बराबर 1.2, 1.3 का मेंटेन करे एवरेज आउट करके अगर हम देखें तो हार्डली 10 से 12% का ग्रोथ यहाँ पे आउटलुक है। और ये भी चीज़ याद रखना कि फ्यूचर में ज़रूर इसका OFS आएगा, क्योंकि सिर्फ 3.5% डाइल्यूट किया गया है, सिर्फ 3. तो उस हिसाब से भी इस पर नजर रखने की, अगर ये बहुत तेज आगे भागेगा तो तुरंत OFS गवर्नमेंट लाएगी, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है पैसा उठाना होगा। आई होप इससे आपको वैल्यूएशन का पूरा कहानी और एम्बेडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। प्लस आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं और आप किस पे नज़र रख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो एटलीस्ट आप HDFC लाइफ या SBI लाइफ में से दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हो। आज के दिन में अगर चूज़ करना हो तो शायद SBI लाइफ चूज़ करेंगे, थोड़ा सा सस्ता दिखाई यहाँ पे दे रहा है, बट मेरा HDFC ग्रुप पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। सो ये हम मिंट कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए हैं, ज़रा स्क्रॉल करके यहाँ पे देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट ऑब्जर्व शेयर ऑफ LIC ट्रेडिंग एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपया। तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। मंडे 25 का था, तो अभी आप ये मान के चलो 25 to 50 की रेंज में घूमता रहेगा। एक्चुअली 20 या 50 की रेंज में ये फिलहाल घूम रहा है। तो अगर आपका 900 रुपये का लगा, यानी 950 का, आप हायर एंड पे लोगे 950 का लगा, तो 50 रुपये का या 25 रुपये का आपको मैक्स टू मैक्स प्रीमियम आएगा, यानी कि 3 to 4%। अब 3 to 4% के लिए ऐसे मार्केट में जो रोज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है उसमें क्यों रिस्क लेना, फिलहाल के लिए मेरा ये व्यू है। सो अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अप्लाई करें या नहीं करें। देखो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अगर पॉलिसी होल्डर हो, है ना, और आपको ये सस्ते में मिल रहा है, 65 रुपीज़ सस्ते में मिल रहा है, अगर 945 का है रिटेल के लिए, रिटेल को भी 50 रुपीज़ डिस्काउंट है। अगर आपको 65 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, यानी कि 860 या 870 जो भी एक नंबर ये बैठ रहा होगा, इस पे मिल रहा है, तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करो। बट ये मान के चलो कि 10-20% से ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा और हो सकता है इसी पे ये रुक जाए। आप ये चीज़ पहले से मान के चलना कि हो सकता है ये इसी सेम प्राइस पे लिस्ट हो। आप लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा धमाका सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत बड़े डिस्काउंट पे आ रहा है तो बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होगा। आंसर है नहीं, बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया ना, एम्बेडेड वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से, OFS वाले कॉन्सेप्ट से, और वर्ल्ड के जो और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके मार्जिन के हिसाब से कि वो करंट उनका एम्बेडेड वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से तो फिर भी ठीक ही है। 1.1 का ज़्यादा क्या होगा, 1.4, 1.5 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद भी OFS का खतरा है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप पॉलिसी होल्डर हो, डिस्काउंट में अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेट है। एल्स मेरे हिसाब से वेट करो, OFS में और भी शेयर्स उतरेंगे LIC के, तब फिर सोचना आप इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जैसे आपने देखा फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अगर आप रखना चाहते हो पैसा, तो मेरा ऐसा व्यू होगा SBI लाइफ में या HDFC लाइफ में आप इन्वेस्ट करो। तो ये था कंप्लीट एंड डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप आपको ये डिटेल एनालिसिस काम का लगा होगा और इसके बेस पे आप अपना डिसीजन लेंगे कि आपको LIC के IPO में अप्लाई करना है या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।